ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट टॉपिक, आप लोगों की ओएसपी के अंदर कोई एक आधी पिक्चर आएगी लाजमी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, स्पॉट डायग्नोसिस के नाम से पहली पिक्चर इसमें आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? देयर इज़ अ फ्लेक्शन ऑफ द लिटिल फिंगर, ठीक है। और एक आप लोगों को ये एक कॉन्ट्रेक्चर बैंड नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या किस चीज़ की पिक्चर है? दिस इज डुप्ट्रॉन कॉन्ट्रेक्चर, डुप्ट्रॉन कॉन्ट्रेक्चर, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि पेशेंट क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, इस पेशेंट को ट्रोमा हुआ हो सकता है, अल्कोहलिक पेशेंट्स में हो सकता है, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ये इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज काइलोनिकिया। हमने देखा ना नेल्स की शेप कैसी होती है, नॉर्मली अपर ऊपर की तरफ कर्व है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है? स्पून शेप नेल हुआ है हमें, ठीक है। मीन्स के अगर यहाँ पे हम पानी का ड्रॉप डालें तो वो ठहर जाएगा, ठीक है। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट काज क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आपसे पूछा जा सकता है। उसके लिए हम लोग पेरिफेरल स्मीयर पे क्या नज़र आएगा? माइक्रोसाइटोसिस होगा, छोटे सेल्स नज़र आएंगे, और फेरेटिन डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने आयरन रिप्लेसमेंट देना है, ठीक है। काजिज़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट काजिज़ ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस की आपने काज ढूंढनी है हमेशा। उसके लिए आप फिर स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं, या पेशेंट की अपर जीआई या लोअर जीआई एंडोस्कोपी करवाते हैं पेशेंट की, ठीक है। तो वो आपका वाइवा आया और उसमें पेशेंट को कॉलोनिकिया हुआ, जीआई के वार्ड में आपका वाइवा हो रहा हो, तो उसमें आपसे लाजमी ये चीज़ पूछी जाएगी एंडोस्कोपी से रिलेटेड। अच्छा जी, ये अगर आप लोग गौर करें तो सेंटर ऑफ द पाम इज़ पेल, और साइडों से ये पेशेंट को ये रेडनेस है, ठीक है। दिस इज़ पाल्मर एरिथमा। तो पाल्मर एरिथमा की मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज़ क्रोनिक लिवर डिजीज़, ठीक है। दूसरी काज क्या क्या हो सकती हैं? प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाता है, ठीक है। पेशेंट ओरल कंट्रासेप्टिव्स ले रहा है, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा है, ठीक है। और या अल्कोहलिक पेशेंट है, उनके अंदर ये पाल्मर एरिथमा हो सकता है। अगर हम लोग अपना हाथ देखें तो हमारे हाथ के अंदर जो रेडनेस है वो पूरी डिफ्यूज़ होती है, पूरे हाथ के ऊपर होती है, लेकिन इसके अंदर सेंटर जो है वो पेल है। अच्छा, स्केली रैश है ऑन दी डॉर्सम ऑफ दी हैंड। तो स्केली रैश, स्केल का लफ्ज़ याद रखिएगा, किस चीज़ किस डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है? सोरेसिस के साथ, ठीक है। तो स्केली रैश एक्सटेंसर सर्फेसिस पे यूजुअली होती है, ठीक है। इसके साथ आपके पेशेंट की नेल्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, पेशेंट की स्कैल्प की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ठीक है। तो एक्सटेंसर सर्विसेज, नेल इन्वॉल्वमेंट, स्कैल्प, और साथ इसमें पेशेंट की जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। सोरेटिक आर्थराइटिस एक पूरी एक अलग से एक कैटेगरी है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को इमोलिएंट्स, टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। अच्छा, हर दूसरे तीसरे इम्तिहान में एसएलई की रैश लाजमी आती है। एसएलई के अंदर दो तरह की रैशेज होती हैं, स्कारिंग और नॉन स्कारिंग। जो चेहरा दिखाया हो और ये एक बटरफ्लाई रैश है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई रैश या मेलर रैश। इसकी क्या ख़ास बात है कि बटरफ्लाई शेप है, प्लेक है, रेडनेस है, प्लेक टाइप रेडनेस ऑन दी फेस, स्पेयरिंग दी नेजोलेबियल फोल्ड। यानी कि आप गौर करें तो इस एरिया में रैश नहीं है, इसको कहते हैं स्पेयरिंग ऑफ दी नेजोलेबियल फोल्ड, ठीक है। ऐसे के पेशेंट में दूसरी रैश होती है जिसको कहते हैं डिस्कॉइड रैशेस, वो गर्दन पे होते हैं, वो उनका बहुत बुरा स्कार बनता होता है, ठीक है। अच्छा, एसएलई के साथ आप लोगों को एसएलई का क्राइटेरिया पूछा जा सकता है कि एसएलई के डायग्नोसिस का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए हम लोग
यूज़ करते हैं स्लिक क्राइटेरिया। स्लिक क्राइटेरिया क्या होता है कि हमने 11 क्राइटेरियाज में से क्लिनिकल दो इसमें डिवाइड करते हैं, क्लिनिकल और इम्यूनोलॉजिकल। तो एक आपका लाजमी हो, 4 क्राइटेरिया का पूरा होना ज़रूरी है, जिनमें से एक क्लिनिकल हो और एक इम्यूनोलॉजिकल हो। ठीक है, तो ये एक पिक्चर को पॉज करके आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लें कि एसएलई के क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं। ये आपको रिटर्न वाइवा किसी जगह पे भी क्वेश्चन एसएलई का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 11 में से 4 होना ज़रूरी है और उन 4 में से कम एक क्राइटेरिया क्लिनिकल हो और एक क्राइटेरिया इम्यूनोलॉजिकल हो। क्लिनिकल क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? क्यूटेनियस लूपस, क्रोनिक क्यूटेनियस लूपस, अल्सरिश और अल्सर्स, एलोपेशिया दैट इज़ नॉन स्कारिंग, साइनोवाइटिस में इसके पेशेंट को कोई जॉइंट पेन्स हैं, यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स पेन होती है हैंड्स के जॉइंट्स। सीरोसाइटिस क्या मुराद है? प्लूरल फ्लूइड बन गया या पेरिटोनियल फ्लूइड आ गया। किडनी इन्वॉल्वमेंट, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, हीमोलिटिक हिमोलिसिस हो रही है पेशेंट को, लीकोपीनियास, थ्रोम्बोसाइटोपीनियास। और इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या है कि ANA पॉजिटिव हो, एंटी DSTNA, एंटी स्मिथ और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो पेशेंट की। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया और क्लिनिकल क्राइटेरिया, इन चारों सब दोनों को मिला के 4 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हों और उनमें से कम एक क्लिनिकल क्राइटेरिया हो और एक इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया हो। ठीक है, अच्छा जी, ये पेशेंट को है क्या है? राइट साइड की ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है। ड्रूपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? टोसिस। तो यूनिलेटरल टोसिस है पेशेंट को, यूनिलेटरल टोसिस ऑफ द राइट साइड। तो यूनिलेटरल टोसिस की क्या काजेस हो सकती हैं? माइसीनिया ग्रेविस हो सकता है, थर्ड नर्व पाल्सी हो सकती है, ठीक है, और हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, बायलेटरल आ जाए तो उसकी काजेस में भी यूजुअली माइसीनिया ग्रेविस, बायलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी, उसके अंदर बायलेटरल हॉर्नर, अब बायलेटरल हॉर्नर ज़रा कम ही होता है, हॉर्नर यूजुअली यूनिलेटरल ही होता है। उसके अंदर फिर मसल्स की डिजीज़ आ जाती है, माइटोनिया डिस्ट्रोफी का, ठीक है, और बायलेटरल बेल्स पाल्सी और क्या कहते हैं उसको, लाइम्स डिजीज़। इनके अंदर किस चीज़ का इजाफा हो जाता है? बायलेटरल टोसिस की ये काजेज़ हैं। ठीक है, यूनिलेटर की क्या काजेज़ है? माइस्थेनिया ग्रेविस, थर्ड नर्व पाल्सी और हॉर्नर सिंड्रोम, ये यूनिलेटर की काजेज़ हैं। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर आप लोगों की एग्ज़ाम में आने के लिए वो है बेल्स पाल्सी, फेशियल नर्व पाल्सी। ठीक है, जो आपकी फेशियल नर्व पाल्सी है ये 2 तरह की होती है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पाल्सी के अंदर जो आपकी फोरहेड है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, फोरहेड नॉट इन्वॉल्व से क्या मुराद है कि पेशेंट के जो माथा है उसके ऊपर आई शिकने पड़ेंगी। ठीक है, फोरहेड इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर पूरा फेस इन्वॉल्व होता है, ऑल मसल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो आप लोगों को इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि जो राइट साइड वाला फेस है इसकी ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इंटायर फेस। ठीक है, और नेज़िलेबल फोल्ड इस साइड का ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस साइड का कम प्रोमिनेंट है। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ द नेज़ोलेबियल फोल्ड। और अगर आप गौर करें तो ये वाली आई क्लोज हो रही है, ये वाली आई क्लोज नहीं हो रही, तो इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। तो इनएबिलिटी टू क्लोज द आईज, ड्रॉपिंग ऑफ द फेस और फ्लैटनिंग ऑफ द नेज़ोलेबियल फोल्ड, ये अपने फाइंडिंग्स लिखनी है। तो काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं फेशियल नर्व पाल्सी की? इडियोपैथिक हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है लाइक हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, और कोई ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट में बड़ी कॉमन मैंने देखी है फेशियल नर्व पाल्सी। अच्छा, हैंड्स की पिक्चर आए तो हैंड्स की पिक्चर के साथ डिफॉर्मिटीज़ हों तो डायग्नोसिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन स्टेरियो आप लोगों को आता है।
तो कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं? जी डिफॉर्मिटी ऑफ दी थंब, ये जो जेड बना हुआ है, ठीक है, जी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब। मिडिल साइड पे हाथ टेढ़ा हुआ होता है, अल्नर डेविएशन, ठीक है। पेशेंट की स्वान नेक डिफॉर्मिटी मीन्स कि इसकी जो टर्मिनल फेलेंक्स है वो नीचे की तरफ है और मिडल फेलेंक्स नीचे की तरफ है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। जैसे हम बटन बंद करते हैं तो हमारी उंगली जो है ऐसे हो जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड बटन एयर डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज़ के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछा जा सकता है। जॉइंट, इसमें इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं: जॉइंट फॉर्मेट, सीरोलॉजी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और डी से ड्यूरेशन, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग्स आपसे पूछी जा सकती हैं, सिंपल पेन किलर से लेके DMARDs, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रोमेटिक ड्रग्स लाइक मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनोमाइड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्लबिंग। देखें ये नाखून आपके कैसे हुए हुए हैं, मोटे मोटे, और साइनोसिस भी है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फिंगर है, फिंगर के जो नेल्स हैं वो ड्रम शेप्ड हुए हैं, ड्रम शेप्ड हुए हैं। नेज़ो जो इसका एंगल है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग अपने नाखून को देखें तो नाखून के अंदर एक एंगल होता है, तो नाखून की का एंगल जो है वो उसका लॉस हो जाता है। तो क्लबिंग की काजेज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। तो रेस्पिरेटरी काजेज़ हार्ट से रिलेटेड और GI से रिलेटेड। तो रेस्पिरेटरी काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? TB, मलिग्नेंसी, लंग एब्सेस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड साइनोटिक हार्ट डिजीज़ वो कौन कौन सी हो सकती हैं? पेशेंट को टेट्रालॉजी ऑफ फेलो है, ठीक है, और आइजनमेंगर सिंड्रोम है, ठीक है। GI से रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज़, ठीक है। अच्छा, और तीसरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काज इज़ फेमिलियर क्लबिंग। पेशेंट को कोई मसला नहीं होगा, उसके वालिदैन, उसके वालिद साहब को, उसकी फैमिली के अंदर क्लबिंग मौजूद होगी। नेल्स का ब्लू होना, दिस इज़ कॉल्ड साइनोसिस, ठीक है। अगर नेल्स के साथ आपके होंठ भी नीले हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल साइनोसिस। तो साइनोसिस 2 तरह का होता है, साइनोसिस पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल से क्या मुराद है? सिर्फ नेल की इन्वॉल्वमेंट है, जबकि सेंट्रल से क्या मुराद है कि पेशेंट के होंठ भी नीले हो रहे हैं। तो सेंट्रल से मुराद ये है कि पेशेंट को सीवियर डिजीज़ है, उसको हार्ट या लंग्स का मसला है। आपके लंग्स और हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, लंग्स ने उसकी ऑक्सीजनेशन करवानी है, ठीक है। तो हार्ट या लंग का मसला है तो सेंट्रल साइनोसिस होगी, तो डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होगी। अगर सिर्फ पेरिफेरल्स इन्वॉल्व हैं तो पेरिफेरल साइनोसिस होगा, तो उसकी कोई लोकल काज होगी। तो लोकल काज में सबसे इंपॉर्टेंट काज इज़ रेनार्ड्स, ठीक है। लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे हाथ नीले हो जाते हैं। इस सर्दियों के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के हाथ नीले होते हैं, फिर सफ़ेद होते हैं और फिर सुर्ख हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज हमने अनीमिया देखने के लिए लोअर आईलिड को नीचे पुल करते हैं, पुल करके देखें तो यहाँ पे रेडनेस बहुत थोड़ी है, तो पैलर है। आप लोग जनरल एग्जामिनेशन जब लिखते होते हैं तो पैलर लिखते होते हैं, तो किसी को सिग्निफाई करता है कि पेशेंट की हीमोग्लोबिन कम है। तो अनीमिया का लफ्ज़ हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारे पास लैब टेस्ट अवेलेबल होगा। तो क्लिनिकली लफ्ज़ यूज़ करेंगे पेशेंट इज़ पेल या पेशेंट हैज़ पेलर,
तो पेशेंट इज़ पेल लफ्ज़ यूज़ करेंगे, पेशेंट इज़ पेल। और पेलर इज़ प्रेजेंट, आपने पेशेंट इज़ पेलर नहीं बोलना, पेशेंट इज़ पेल, पेलर इज़ प्रेजेंट ऐसे बोलेंगे। और पेशेंट को, और जब हीमोग्लोबिन अवेलेबल होगा उसका हम पेशेंट को कहेंगे पेशेंट इज़ अनीमिक। अच्छा जी, मल्टीपल एक्यूमोसिस, हेमरेजिक लियंस, प्लेक्स आर प्रेजेंट ऑन दी लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ वेरिएबल साइजेस। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये मेनिंजोकोकल रैश है, तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है पेशेंट को इसके साथ एसोसिएटेड। इसके साथ पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रही है, उसको कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। उसमें बेसिकली क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स का हेमरेज होता है। ठीक है, इसके साथ अगर इस रैश दी हुई है और सिनेरियो के अंदर हाइपोटेंशन दी है तो बेसिकली क्या डायग्नोसिस है, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, इसके साथ पेशेंट की इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एंटीबायोटिक, सेफ्ट्राइक्सोन, और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, उनको भी दवाई इलाज भी देते हैं। तो उनको कौन सी दवाई देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यानी कि पेशेंट में क्लोज प्रोक्सिमिटी में जो उसके घर वाले हैं, जो डॉक्टर ने इसको ट्रीट किया है, उसको भी एक गोली सिप्रोफ्लॉक्सासिन की खानी चाहिए। बायलैटरल नेक स्वेलिंग्स, ठीक है, तो ये बेसिकली किस वजह से है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से। तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा, ल्यूकीमियास, HIV, सार्कोडोसिस। ठीक है, कैट स्क्रैच डिजीज। ठीक है, तो लिम्फोडेनोपैथी की इंपॉर्टेंट काजेस, TB, लिम्फोमा, ल्यूकीमियाज, HIV। ठीक है, ये नाखूनों की अगर आप शेप देखें तो आधा नाखून डिफरेंट कलर का है और आधा नाखून डिफरेंट कलर का है। तो हाँ, इसको कहते हैं हाफ एंड हाफ नेल्स। किस कंडीशन में होते हैं, रीनल फेलियर के अंदर, क्रोनिक किडनी डिजीज़, और किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर हाफ एंड हाफ नेल पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ से क्या मुराद है, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, मेल न्यूट्रिशन है, HIV है, तो उसके अंदर पेशेंट को हाफ एंड हाफ नेल्स डेवलप हो सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें इस पेशेंट को क्या हुआ है, इसका ये थायराइड एनलार्ज्ड है। जब पेशेंट के बाजू नीचे की तरफ हैं तो उसका चेहरा इतना सुर्ख नहीं है, लेकिन जब हमने उसके बाजू ऊपर उठवा लिए तो क्या हुआ है, चेहरे पे रेडनेस आ गई है। ठीक है, तो ये किस वजह से, बेसिकली ये जो थायराइड है इसकी रिट्रोस्टेनल एक्सटेंशन है। ये जब पेशेंट ने बाजू ऊपर उठाए तो इस रिट्रोस्टेनल थायराइड ने इनके वेन्स को कंप्रेस किया, तो वेन की कंप्रेशन की वजह से पेशेंट के फेस पे रेडनेस आई है। ठीक है, तो ये एक साइन होता है गोइटर की रिट्रोस्टेनल एक्सटेंशन को चेक करने का। ठीक है, तो ये सर्जरी में भी पिक्चर आ सकती है आप लोगों को, सर्जरी हॉस्पिटल में भी और मेडिसिन की हॉस्पिटल में पिक्चर आ सकती है। हम लोग यहाँ पे परकस करके देखते होते हैं और पेम्बर्टन साइन करते हैं। आपसे पूछ जाएगा थायराइड की रिट्रोस्टेनल एक्सटेंशन के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो अपने करना है पेम्बर्टन साइन और परकशन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर दैट इज़, आप लोग गौर करें तो पेशेंट का कॉर्निया पूरा नज़र आ रहा है अलॉन्ग विथ स्क्लेरा, अ स्टेयरिंग लुक है। ठीक है, और पेशेंट की अपर आईलिड नज़र ही नहीं आ रही, तो आई की क्या हुई है, अपर आईलिड रिट्रैक्शन हुई है। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर किस, और इसकी नेक पे देखें तो आप लोगों को एक स्वेलिंग नज़र आ रही है। तो पेशेंट किस चीज़ का है, ये एक्सोथैलेमस है ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज़। एक्सोथैलेमस हम लोग यूजुअली कहते होते हैं कि हम लोग यहाँ से देखें तो आई बॉल बाहर की तरफ आई महसूस होती है हमें। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म है इस पेशेंट को। तो हाइपरथायराइडिज्म के आपसे इन्वेस्टिगेशंस पूछी जा सकती हैं, T3, T4 और TSH। T3 T4 इंक्रीज होगा और TSH डिक्रीज होगा प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। अच्छा जी, इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि वेन्स
एनगॉज्ड हैं पूरी चेस्ट पे और एब्डोमेन पे, ठीक है। तो एब्डोमेन पे प्रीडोमिनेटली लार्ज हो तो आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन है, इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इंफीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन की रीज़न क्या हो सकती है? कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये पेशेंट हाइपर कोगुलेबल है किसी वजह से, लेकिन यूजली ऑब्स्ट्रक्शन है होती है ट्यूमर या लिम्फ नोड की वजह से। अच्छा जी, अब नाखन देखें, नाखन पे आप ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो किस वजह से होते हैं पेशेंट को? बेसिकली ये किस चीज़ का इंपॉर्टेंट साइन है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। और दूसरा ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का आप लोगों को क्राइटेरिया लाजमी होना चाहिए डायग्नोसिस का, ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का भी और रोमेटिक फीवर का भी। आप लोगों ने रिटर्न के लिए पढ़े होंगे उनको, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रोमेटिक फीवर दोनों का क्राइटेरिया लास्ट भी पढ़ के जाइएगा इम्तिहान के लिए, वाइवे के लिए भी। नेक्स्ट देखें पेशेंट को क्या है, उसका सुपर ऑर्बिट रिजेस प्रोमिनेंट है, फेस बड़ा हो गया है, जो लोअर जा है कितना बड़ा हो गया है और आगे प्रोट्रूड कर रहा है, प्रोगैंथिज्म है, ठीक है। इसके दांत खुलवाएंगे, पेशेंट के मुंह खोले तो दांतों में स्पेसिस इंक्रीज हुई होती हैं, हाथ उसके बड़े बड़े हो जाते हैं, फीट साइज इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है पेशेंट को, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, हार्ट फेलियर में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। उसकी जो बेसिकली ये चेहरा है एक्रोमेगैली का, तो एक्रोमेगैली किस वजह से होती है? पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से। तो पिट्यूटरी ट्यूमर और पिट्यूटरी आप लोगों को पता है कहाँ पे होता है? आपकी ऑप्टिक क्याज़मा के ऊपर पड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व इन्वायरमेंट होती है, तो पेशेंट को फील्ड ऑफ विजन डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस साथ हम लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और फील्ड ऑफ विजन आपने देखना है इस पेशेंट का। अच्छा जी, अडीमा है, अडीमा को जब आपने एक साइड पे देखा तो हमेशा दूसरी साइड पे भी देखना है, बायलैटरल पीडल अडीमा, बायलैटरल पीडल अडीमा, ठीक है। ये तो आपने जैसे हमने एक ही साइड दिखाई हुई है, जब आपने एक साइड पे एग्जामिन किया तो हमेशा दूसरी टांग भी एग्जामिन लाजमी करनी है। तो बायलैटरल पीडल अडीमा की मेन काजेज क्या हो सकती हैं? हार्ट, किडनीज और जीआईटी, ठीक है। हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और जीआई के अंदर मेल न्यूट्रिशन, पेशेंट की एल्ब्यूमिन कम है किसी वजह से। अच्छा, राउंड फेस है विद रेडनेस और चेहरे पे बाल भी हैं पेशेंट को, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? कुशिंग सिंड्रोम। चेहरे पे एक्नी भी होती है, ठीक है। गर्दन की पिछली तरफ फैट पैड भी होगा, जिसको हम बफलो है बोलते हैं। दिस इज फेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा जी, ये पेशेंट को बेसिकली क्या हुआ है? चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हुई है, तो बेसिकली ये मेलर फ्लश है, ये रैश नहीं इसको बोलेंगे, मेलर फ्लश बोलेंगे। मेलर फ्लश सीन इन पेशेंट विद माइटोस्टिनोसिस। अच्छा, जो होते हैं ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स, चूँकि इसमें आपके हार्ट का इन्फेक्शन है, तो हार्ट ने पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो अगर हार्ट के अंदर इन्फेक्शन होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हार्ट से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलेगा, ठीक है। इस वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में ब्रेन के अंदर ब्रेन एब्सेस हो जाती होती है, ठीक है। लंग के अंदर लंग एब्सेस हो जाती है, किडनीज के अंदर रीनल एब्सेस हो सकती है, स्प्लीनिक एब्सेस बन जाती है पेशेंट को, ठीक है। एक तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलता है, दूसरा इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं, एंड उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। उस एंटीबॉडीज़ के नतीजे में ये पेनफुल नड्यूल्स बनते हैं स्किन के ऊपर
टर्मिनल जो पल्प आता है, पल्प ऑफ द फिंगर्स के ऊपर पेनफुल नोड्यूल्स बनते हैं, हम कहते हैं ऑस्टर्स नोड्स। दिस इज द फीचर ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक्चर्स थी। इनके टॉपिक नोट करके आप लोग इनके टॉपिक्स बुक से पढ़ लीजिएगा लास्ट में।